सरस्वत्यै नमः। ज्योतिष प्रेमियों, मैं पंडित केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष परंपरा चैनल में। आज का विषय है मालव्य योग। यह कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, 12 लग्नों में हम उदाहरण सहित समझेंगे। किस कंडीशन में मालव्य योग भंग हो जाता है यह भी समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि मालव्य योग किस किस कुंडली में एप्लीकेबल ही नहीं होता है, यानी कि वो वहाँ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि शुक्र उस कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर्स और बना चुका हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान प्रश्न के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अवश्य जवाब दूंगा। निःशुल्क सुविधा का लाभ जरूर उठाइए। तो मालव्य योग कब बनता है? मालव्य योग एक पंच महापुरुष योगों की श्रेणी में आने वाला योग है। यह महाधनदायक योग है। यह व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाता है। यह शुक्र के द्वारा बनता है, शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है। मालव्य योग कब बनेगा? शुक्र यदि केंद्रगत होकर वृष राशि, जहां पर कुंडली में 2 नंबर लिखा हो वो वृष राशि होती है। तुला राशि, जहां पर 7 नंबर लिखा हो वो तुला राशि होती है। 2 और 7 शुक्र की ही राशि हैं, यानी शुक्र केंद्रगत होकर 2 या 7 अपनी ही राशि स्वराशि के हो जाएं, अथवा मीन राशि अपनी उच्च राशि में स्थित यानी 12 नंबर पे स्थित हो, तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। इसकी शर्तें क्या हैं? कब ये एप्लीकेबल होगा, कैसे समझेंगे कि एक्चुअल में बना भी है? बहुत से लोगों की कुंडली में शुक्र 2, 7 या 12 नंबर पर लिखा होगा, लेकिन फिर भी उनको मालव्य योग की कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे होंगे या कम मिल रहे होंगे। ऐसा क्यों है, देखेंगे। शुक्र अस्त या मृत नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र अस्त हैं या मृत हैं तो शुक्र अपना अच्छा परिणाम अधिक मात्रा में दे नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में यह जो योग है वो कमजोर हो जाएगा। अब वो आप तो सोच रहे थे कि करोड़ों लाखों रुपए कमाएंगे, लेकिन वो मृत ग्रह होने की वजह से वो आपको दे नहीं पाएगा। शुभ फलों में कमी आ जाएगी, तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा है। शुक्र का पापकर्त्री नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र पापकर्त्री हो गए हैं आपकी कुंडली में तो भी यह योग एप्लीकेबल नहीं होगा। शुभ फलों में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि 2, 7 या 12 नंबर पर शुक्र होते तो बड़े मजबूत हैं, पापकर्त्री भी होंगे तो भी ऐसा नहीं है कि वो अशुभ फल देने लग जाएंगे, लेकिन उनकी जो अच्छे परिणाम जो वो देने वाले हैं उसके अंदर कमी आ जाएगी। मान लो वो लाखों रुपया देते हजारों ही दे पाएंगे, करोड़ों रुपया देते लाखों ही दे पाएंगे। कमी आ जाएगी उसके अंदर, उतने बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तीसरी चीज क्या है कि शुक्र कुंडली में योग कारक होने चाहिए। अगर योग कारक प्लैनेट्स में नहीं आते, शुक्र आपकी कुंडली के अंदर, आपके लगन के अंदर वो योग कारक प्लैनेट्स में नहीं आते, तो ये मालव्य योग पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। बस एक आध ग्रह जहाँ पर वो बैठे हैं उच्च के होकर या स्वग्रही होकर वहाँ से बेनिफिट देंगे, बाकी नुकसान पहुँचाएंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर, उस शर्त के मुताबिक आपकी कुंडली में मालव्य योग लागू नहीं होगा। भंग कब होता है ये? देखो, भंग की कंडीशन पहले इसको पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगा कि कब ये शुक्र का मालव्य योग भंग हो जाता है। जी हाँ, भंग हो जाता है पूरी तरीके से, और ऐसे भंग होता है कि फिर उसके कोई इफेक्ट नहीं मिलते या ना के बराबर मिलते हैं। नहीं मिलते मान के चलिए आप, नेगेटिव इफेक्ट्स ही मिलते हैं फिर। अब शुक्र इतनी हम बड़ाई कर रहे हैं कि मालव्य योग, भाई इस योग में मिलता क्या है? अगर शुक्र केंद्रगत स्वराशि के हो जाएं, केंद्र में बैठ जाएं स्वराशि के होकर या उच्च राशि के हों, मालव्य योग बना देंगे। और अगर वो योग कारक भी हों, अस्त या मृत ना हो, पापकर्त्री ना हो, तो मालव्य योग फलित होगा।
तो व्यक्ति को प्राप्त क्या होगा, क्यों इसकी इतनी बड़ाई करी जा रही है। देखो, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जिस किसी भी की कुंडली के अंदर मालव्य योग होगा वह व्यक्ति सुंदर यानी अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व होगा, उसका काले बालों वाला होगा, अच्छे दांतों वाला होगा, सुंदर दांत होंगे, टेढ़े मेढ़े पीले दांत नहीं होंगे उसकी अच्छी कद काठी होगी, यानी कि उसकी बिल्ड अच्छी लगेगी, आकर्षक लगेगी, बातचीत करने में निपुण होगा, यानी कि व्यवहार कुशल होगा, स्ट्रीट स्मार्ट भी होगा, वो व्यक्ति लोगों से कैसे डील करना उसे आता होगा। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी आकर्षक होगी। जी हाँ, यही तो मेन चीज है। शुक्र के इस योग के अंदर व्यक्ति अच्छी पर्सनैलिटी का स्वामी होता है। अगर आपकी कुंडली में आपको नहीं भी पता चल रहा है कि अगर 2, 7 और 12 पे शुक्र बैठे हुए हैं और आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी नहीं हैं, यानी आप बहुत अच्छे सुंदर गोरे चिट्टे और लंबे चौड़े व्यक्ति नहीं हैं और आपको अपोजिट सेक्स से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी कि अपोजिट सेक्स से आपको बेनिफिट से मतलब है सेक्सुअल बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, और भी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर कोई अपोजिट सेक्स का से ऑफिसर है, उससे आपको बेनिफिट मिल जाए, वो आपके ऊपर कृपा बरसाए, आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए, आप ऐसे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो समझ लो ये आपकी कुंडली में 2, 7 और 12 में होकर भी यह योग एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? और समझेंगे लोग उसे, ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली के अंदर मालव्य योग होता है, उसे अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि वो सुंदर लगता है, उसके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व होता है, अच्छी बातें करता है। तो ऐसे लोग ये चाहते हैं कि यार ये हमारे आसपास रहे। अब कोई ऑफिसर होगा तो वो ये चाहेगा यार इसे प्रमोशन दे दूँ, मेरे साथ रहा करेगा, फिर ये मेरे साथ घूमा करेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रमोशंस मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी होती है, प्रेजेंटेबल होता है ऐसा आदमी। जी हाँ, ऐसे लोगों को बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अपोजिट सेक्स से, यानी कि पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से उसे सुख प्राप्त होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, स्त्रियां उसे सपोर्ट करती हैं उस व्यक्ति को। जी हाँ, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को, धनी होता है वो। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी, शास्त्र का ज्ञाता मतलब आप ये समझ लिए जैसे भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, किसी न किसी शास्त्र से मतलब किसी सब्जेक्ट की वो बहुत तगड़ी अच्छी नॉलेज रखेगा और उससे धन कमाएगा। इसके भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। ज्योतिष का भी ज्ञाता हो सकता है, वो धनी होगा, आभूषणों से युक्त होगा, हीरे जवाहरात वाले आभूषणों से, लग्जरी वाले आइटम्स से युक्त होगा, आईफोन होगा उसके हाथ में, महंगी चीज़ों का शौकीन होगा, इत्र लगाएगा, बड़ी खूबसूरत उसकी पर्सनैलिटी आभा होगी, सुंदर रथ उसके पास होगा। अब ये रथ आज की डेट में रथ नहीं होते, रथ से मतलब है कि उसके पास महंगी गाड़ी होगी, लग्जरी गाड़ियाँ, मर्सिडीज, BMW, महंगी गाड़ियाँ, ठीक है। नौकर चाकर उसके लिए काम करेंगे, बहुत अपनी इतना धन होगा उसके पास कि अपना तो छोड़ो, वो औरों का घर भी चला रहा होगा, किसी को नौकरी दे रहा होगा, किसी को रोजगार दे रहा होगा, उसके थ्रू लोग कमा रहे हैं, अपनी घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसा व्यक्ति होता है। नौकर चाकर वाला होगा, सुंदर स्त्री वाला होगा, ऐश्वर्य को भोगने वाला होगा। अब ये सब चीज अगर मिल रही हैं, सुंदर स्त्री मिल रही है, ऐश्वर्य शुक्र से देखा जाता है पुरुष का वैवाहिक जीवन। अगर शुक्र ही है, मान लो राजयोग बना रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा होने वाला है, ये कन्फर्म्ड बात है, ठीक है। और वैवाहिक जीवन जब भी अच्छा होगा जब बीवी सुंदर होगी, सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत जो व्यक्ति के जीवन में शादी को लेकर होती है, वो भी इस योग के अंदर हल होती हुई नजर आती है। अब जब सब कुछ अच्छा हो गया, सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर बीवी मिल गई, सुंदर बच्चे मिल गए, सब कुछ, धन भी है, सब कुछ है, तो अगर उस सबको वो भोग ना पाए, यानी उसके शरीर में शक्ति ना हो, उसका वो ऐश्वर्य का भोग ना कर पाए, तो वो बेकार है सब कुछ। तो शुक्र उस व्यक्ति को ऐश्वर्य तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उस ऐश्वर्य को भोगने की शक्ति भी देते हैं शुक्र। आई बात समझ में? तो वो ऐश्वर्य को भोगने वाला दीर्घायु होता है, लंबे समय तक ऐश्वर्य को भोगता है ऐसा व्यक्ति। प्रेम विवाह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। नृत्य कला का, संगीत का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति
पारिवारिक सुख भोगता है, पोते पोतियों के साथ खेलता है, बुढ़ापे में भी ऐसे व्यक्ति की वैल्यू कम नहीं होती, क्योंकि इस लाखों करोड़ों रुपए अपनी ज़िंदगी में जो कमाता है वो भी इतना बैंक में पड़ा होता है कि बच्चे, पड़ोसी, मान सम्मान उसने इतना कमाया होता है कि बुढ़ापे में भी उसकी कीमत कम नहीं होती। लोग उसको इज्जत देते हैं। यूँ नहीं कि अब बूढ़ा हो गया तो अब कुछ नहीं करता तो वैल्यू ख़त्म, नहीं, बहू भी इज्जत देगी। ये ग्रह ही ऐसे बैठे हुए हैं उसकी कुंडली के अंदर। इज्जत ग्रहों की होती है, आपकी नहीं। आपको अगर कोई आदमी सामने वाला सम्मान देता है तो आपके बढ़ते चढ़ते जो आपकी कुंडली में जोरदार ग्रह हैं जो आपको सम्मान दिला रहे हैं, उसको सम्मान देता है। अगर कोई ग्रह अच्छे बैठे हो तो काले आदमी जिसे आप नॉर्मली धुतकार दो उसको भी सम्मान मिलता है, ठीक है, जो देखने में इतने अच्छे आकर्षक नहीं है। आगे बात समझिए, आप किसी को अपने घर में बिठा के चाय पिलाते हो, सम्मान देते हो, सर बोलते हो, अपने घर में बुला के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, ऐसी पर्सनैलिटी बना देता है शुक्र। मालव्य योग बनाए तो कि आप उनकी तैयारी करते हो कि शाम को वो बंदा आएगा, घर की साफ सफाई करोगे, बिल्कुल मैनेज करके रखोगे। इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है इस आदमी की। अब क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे नॉर्मल जगह में बैठेगा ही क्यों भाई, धनी है, हर तरीके की सुख सुविधाएं है उस व्यक्ति के पास, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली के अंदर मालव्य योग फलित होता है उनको फिल्म, टेलीविज़न, मॉडलिंग में सफलता मिलती है, क्योंकि इनकी चाल ढाल, पर्सनैलिटी आकर्षक होती है। फोटोजेनिक होते हैं ये लोग, जी हाँ, इनकी फ़ोटो खींचो जैसे वो असलियत में दिखते हैं उससे भी बढ़िया नज़र आते हैं फ़ोटो में, कैमरे पे। बिना शुक्र के आपकी मॉडलिंग, फिल्म या टेलीविज़न में कैरियर की कोई गारंटी नहीं है। एक आध छोटा मोटा रोल मिल जाए तो मिल जाए, लोग आपको याद भी नहीं रखेंगे, आपकी कोई रिकॉग्निशन नहीं बनेगी शुक्र के बिना। आप कैरियर नहीं बना सकते। एक आध रोल पीछे कहीं भीड़ में खड़े होके मिल जाए सो मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शुक्र मालव्य योग बनाए तो व्यक्ति लग्जरी आइटम्स का कारोबार करता है। जी हाँ, लग्जरी आइटम्स का कारोबार, महंगी गाड़ियों के कारोबार, हीरे जवाहरात का कारोबार, सोने चांदी का, इत्र का, फिल्म, टीवी की चमक दमक की दुनिया में व्यक्ति बुलंदियां हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत कम करता है, फल ज़्यादा पाता है, स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट बुद्धि। शुक्र इतने इंटेलिजेंट प्लैनेट हैं कि बस पूछिए मत। और इनकी इंटेलिजेंस का, इनकी हठ धर्मिता का, इनके ज्ञान का इससे पता चलता है कि अगर भगवान भोलेनाथ के बाद मृत संजीवनी किसी के पास है तो वो शुक्र देवता के पास ही है, दानव गुरु शुक्राचार्य के पास ही है। और इन्होंने बड़ी मेहनत करके प्राप्त करी है, वो उल्टे लटक के तपस्या करके प्राप्त करी है। और जब ये कोई देवताओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं तो देवगुरु बृहस्पति भी उसे रोक नहीं पाते। सबसे उच्च कोटि के जो भगवान जिन्हें कहते हैं, विष्णु, महादेव, ऐसे ऐसे भगवानों को इंटरवीन करना पड़ता है इनके किए को काटने के लिए। इतने दिमाग वाले, इतने कर्मठ, इतने विद्वान ग्रह हैं ये, तो ये व्यक्ति को बहुत विद्वान बनाते हैं, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बनाते हैं, बहुत व्यक्ति कुशल होता है, व्यवहार कुशल होता है। अब हमने देखा कब बनता है। अब क्योंकि आपके मन में कुछ आपकी कुंडली में बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या सिचुएशन है, आप अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो हम उदाहरण कुंडलियों से भी इसे समझेंगे। भंग कब होगा ये भी देखेंगे और कब कहाँ बनता है उसे भी देखेंगे। अच्छा, एक बात और, ये जो पंच महापुरुष योग होते हैं ना, कोई व्यक्ति कहता है कि शुक्र को कोई उसका मित्र देखे तो और बढ़िया योग बन जाएगा। देखो, ये अपने आप में ही बहुत बड़े योग हैं भैया। इनको, इनके अंदर ना कोई ग्रह इनको ना देखे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। ये 2 पे, 7 पे या 12 में बैठे हों, बली होकर 10 से 20 डिग्री के बीच में बैठे हों, शक्ति हो इनके पास, और कोई ग्रह कैसा भी, अच्छा या बुरा, इनको ना देखता हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपने आप ही बहुत हैं, इन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मीठा भी शुगर कर देता है। आई बात समझ में? ये अपने आप ही संभाल लेंगे आपकी कुंडली को। इन्हें 10-20 जनों की ज़रूरत नहीं है कि शनि भी देखे, फलाना भी देखे। देखो, शनि क्या है? शनि अंधेरा है। अगर वो इन्हें देखेंगे बेशक दूसरा कोई राजयोग बन जाएगा, लेकिन वो मालव्य योग को, शनि शुक्र को पीड़ित ही करेंगे। मालव्य योग को, मालव्य योग के जो इफेक्ट है उसमें कमी ही करेंगे। शनि आपके चेहरे पे दाग देंगे ही देंगे। आप बात समझ रहे हो कि मेरी? तो
ऐसे चाहे कितने भी कारक हों, आपको थोड़ा सा सामना करना उनका काम है भाई, वो अंधेरा है। तो मालव्य योग जो है, अगर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, चाहे वो अच्छा ग्रह मानो आप, चाहे बुरा मानो, अब चंद्र के साथ होगे तो आप जो है स्त्री लंपट बन जाओगे। आई बात समझ में? तो जितना कोई और ग्रह इसके साथ ना हो उतना बेहतर है। आई बात समझ में? इस बात को समझ के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और देखेगा तो खत्म कर देगा। भंग की कंडीशन हम अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये ना देखता हो कोई ग्रह तो बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। सबसे अच्छा फल मालव्य योग का मिलेगा ही जब। फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अकेले शुक्र तो कोई और ग्रह के साथ, केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ बैठ के और बड़ा योग बनाते, नहीं बनाते। मालव्य योग बहुत बड़ा योग है, ये अच्छे से बन जाए, कोई पाप पीड़ित ना हो शुक्र, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस दुनिया से जुड़ा हुआ सब कुछ मिल जाएगा आपको। कुंडलियों के द्वारा समझते हैं। मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के अंदर केंद्र के अंदर 1, 4, 7, 10 यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि आएगी। 7 नंबर पर बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि स्वराशि के शुक्र यहाँ पर मालव्य योग बनाएंगे, नहीं बनाएंगे जी। मालव्य योग नहीं बनेगा। रत्न शुक्र का नहीं पहन सकते इस कुंडली में, जिस लगन में ही नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते। शुक्र यहाँ पर बेनिफिट क्या देंगे? बस शुक्र शादी के घर से बेनिफिट दे सकते हैं केवल एक कंडीशन पे, इनके ऊपर राहु, केतु, शनि और या मंगल या सूर्य किसी भी मृदु ग्रह के अलावा किसी और ग्रह की दृष्टि ना पड़े। इनफैक्ट मृदु ग्रह की भी दृष्टि ना पड़े तो ही बेटर है। किसी जरा सी भी अफ्लिक्शन होगी, चंद्रमा भी, मन भी आ गया यहां पर, चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो गया, तो भी ये इस शुक्र को पीड़ित कर देगा, अत्यधिक कामी बना देगा व्यक्ति को। और अत्यधिक कामी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, बस वो स्त्रियों के पीछे भागता रहेगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। शुक्र सप्तम में 7वें घर को, शादी के घर को एक तरीके से के लिए खराब ही होते हैं। जरा सी भी अफ्लिक्शन हो, कहीं ना कहीं से राहु देख लेगा, कहीं से केतु की दृष्टि पड़ जाएगी, कहीं से मंगल देख लेगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। 7वें घर के अंदर शुक्र का मालव्य योग बिल्कुल निष्पाप होना चाहिए, तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और मेष लगन में तो ये कारक ग्रह होता ही नहीं है, तो बन ही नहीं सकता। वृष लगन के अंदर शुक्र लगन के मालिक, केंद्र त्रिकोण के मालिक होने की वजह से, और एक बुरे घर, छठे घर के मालिक होने की वजह से, क्योंकि लगन के मालिक हमेशा शुभ होते हैं तो उनको शुभता की श्रेणी में ही रखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर 2 नंबर यानी लगन में ही वृष राशि पड़ रही है, वहीं पर शुक्र बैठ जाएं तो मालव्य योग बनेगा। यस, मालव्य योग बनेगा जी, बनेगा। क्या रत्न पहन सकते हैं जी? अगर यहां बैठे हुए हैं तो जरूर पहन लीजिए। यस, पहन सकते हैं। इनका रत्न होता है ओपल। हीरा तो बहुत महंगा है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हीरा पहनिए, हीरा बहुत महंगा है। ठीक है, आप तो छोड़िए, अमिताभ बच्चन जैसे लोग नहीं पहन पा रहे, वो भी ओपल ही पहने घूम रहे, तो ओपल पहन सकते हैं आप। ओपल अपने वजन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका 70 किलो वजन है, 72-74 किलो वजन है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते, 74 kg वजन है, तो उसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। 10 के डिवाइड करके क्या आएगा? 7.4। तो 7.4 रत्ती से ज़्यादा का आप ओपल पहन सकते हैं। मगर इसमें एक बात ध्यान रखिए, अब आज 74 है, कल को 2-4 किलो बढ़ जाए, इसलिए बेटर ये रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा पहन लो, यानी 8 रत्ती से ऊपर का पहन लो तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि वजन थोड़ा हल्का फुल्का बढ़ भी जाए तो उससे उसका असर खत्म ना हो। ये रत्न की बात हुई, यहाँ पे रत्न को पहना जा सकता है। शुक्र की केवल एक दृष्टि होती है अपने से 7वीं, तो शादी के घर को वो बहुत बढ़िया कर देंगे, और लगन में बैठे हुए पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा कर देंगे। पर्सनैलिटी में विवेक है, व्यवहार कुशलता है, देखने में आप कैसे लगते हैं ये है। और यहाँ अपने दूसरे घर से यानी रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना से भी आपकी रक्षा करेंगे। ये 3 ग्रह के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर ये मालव्य योग बनेगा। इसके अलावा जो बेसिक जो मैंने कहे हैं कि शादी अच्छी होगी, बच्चों का सुख मिलेगा, ये सब भी मिलेगा ही मिलेगा। जो मालव्य योग के बेनिफिट मैंने कहे हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं मिथुन लगन की कुंडली के अंदर क्या मालव्य योग बनेगा। मिथुन लगन की कुंडली के अंदर 3, 6, 9 और 12 ये 4 राशियां केंद्र के अंदर आती हैं। 12वें नंबर पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं, जो कि कहाँ पड़ेगी? उनके
कुंडली के दशम स्थान के अंदर पड़ेगी। अगर शुक्र यहीं पर बैठेंगे तो शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। शुक्र का मालव्य योग यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, यस पहन सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, शुक्र अगर यहाँ बैठे हो तो आदमी को बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, इस बात की कन्फर्मिटी है। विदेश से भी उस बंदे को सुख प्राप्त होता है, विदेश में सेटल हो सकता है, विदेश की यात्राएं कर सकता है, विदेश में जाके पढ़ाई लिखाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि ज़बरदस्ती विदेश में ही रहना पड़ेगा, उसे स्वास्थ्य रहता है, क्योंकि ये अस्पताल का खर्चा, ये सब फालतू के खर्चे हैं यहाँ पे। अगर वो उससे अच्छा परिणाम देंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो स्वास्थ्य भी अच्छा कर देते हैं। चतुर्थ स्थान पे दृष्टि डालते हैं। कुछ कठिनाइयों के साथ ही सही, आदमी थोड़ी मेहनत के साथ अपने सुख में बहुत वृद्धि करता है। गाड़ी का सुख, ये सुख में वाला जो घर था ये किसका है? माता, गाड़ी, वाहन, भूमि, जमीन, घर, भवन, तो अच्छे भवन में रहता है। ये सब चीज़ें कुछ कठिनाइयों के साथ ही सही, लेकिन वो स्ट्रगल करके ये सब चीज़ें हासिल कर लेता है, क्योंकि नीच की दृष्टि है। अब देखते हैं कर्क लगन के अंदर शुक्र का मालव्य योग बनेगा या नहीं। कर्क लगन के अंदर शुक्र एक समग्रह होते हैं। शुक्र यहाँ पर क्या होते हैं? एक समग्रह, न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं। यहाँ पर इनकी स्थिति के हिसाब से विचार करा जाएगा। इनके ऊपर कोई एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई शनि वनि की दृष्टि, मारक प्लैनेट की कोई दृष्टि ना हो खास तौर पे। बाकी जैसे अभी इस कुंडली के अंदर एक बार को एफ्लिक्शन भी हो जाएगा तो भी मालव्य योग का अच्छा फल मिलेगा, भंग नहीं होना चाहिए, आगे बात समझ में। लेकिन यहाँ पर अगर एफ्लिक्शन होगा तो थोड़े परिणाम नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसका विचार करा जाएगा। और चंद्र से मित्रता भी देखी जाएगी। चंद्र से मित्रता, तत्कालिक मित्रता की बात हो रही है यहाँ पर। इन दोनों चीज़ों का विचार करा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि ये मालव्य योग, पूरी मालव्य योग तो बनेगा यहाँ से, चतुर्थ स्थान से तो बेनिफिट दे ही देंगे, क्योंकि जो जहाँ बैठेगा अपने घर में वहाँ से तो बेनिफिट दे देगा, सुख को बहुत बढ़ा देगा। लेकिन सुख को बढ़ाना हमेशा ये नहीं होता कि भाई सुख को बढ़ा दिया तो इनकम को बढ़ा दिया या सुख को बढ़ा दिया तो आदमी की ज़िंदगी में सारी चीज़ें आ गई। नहीं, देखो अगर ये योग एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर ये मान लो नेगेटिविटी में चले गए, समग्रह हैं, अगर ये नेगेटिविटी में चले गए तो बढ़ा हुआ सुख भी आपको कांटे की तरह चुभेगा। ऐसा होता है कि सब कुछ है मगर ये नहीं है, ऐसी कोई कमी हो जाती है। फिर आगे बात समझ में। शुक्र शादीशुदा जिंदगी के कारक हैं, योग में आने के बावजूद भी गड़बड़ कर सकते हैं। उस शादी वाली किसी चीज़ के अंदर जो मैंने बताई थी, सुंदरता से लेकर किसी एक चीज़ के अंदर ऐसी कमी कर देंगे कि वही चीज़ आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ लगने लगेगी और वो आपको वहाँ पर कष्ट मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्र का रत्न पहना जा सकता है, लेकिन विचार विमर्श के बाद ही, विचार के बाद पहनिए, यानी कि किसी ज्योतिषी को दिखाइए, मेरे से कंसल्ट कर लीजिए, और या किसी और ज्योतिषी से कंसल्ट कर लीजिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उल्टे सीधे ग्रह रत्न पहना दिए जाते हैं, गलत धातु में पहना दिए जाते हैं, बेचारे बड़े परेशान ज़िंदगी से। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडली मेरे पास आती है। तो आप सोच समझ के किसी ज्योतिष को दिखाइएगा। ज्योतिष लिख देने से कोई ज्योतिष नहीं बनता, ठीक है। अगर आप मेरे को दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर नज़र आ रहा है 9990607197। इसमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क लगन के बाद सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर शुक्र देवता एक तरीके से समग्रह होते हैं। यहाँ पर भी जैसे कर्क लगन के अंदर मैंने बताया कि सोच विचार करके ही इनका रत्न धारण करा जा सकता है। ऐसे धारण नहीं करना आंख बंद करके कि यहाँ बैठ गए तो जी बहुत ज़िंदगी सेटल कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। एक बार सोच विचार कर लेना, कहीं अफ्लिक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, तब ही सोच विचार के ही यहाँ पर, बहुत सोच विचार के, पाप कर्तरी तो नहीं है। और कुंडलियों के अंदर पाप कर्तरी भी होंगे तो भी शुभ ग्रह ही हैं, शुभता ही देंगे, लेकिन यहाँ पे पाप कर्तरी हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल प्लैनेट है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिंह लगन का जातक मर रहा है या जी रहा है। मर रहा है तो मरने में हेल्प कर देंगे, ये ठीक है। एक छोटे बच्चे की जैसे, एक जवान लड़के के जैसे हैं, गुंडों के साथ मिल गए तो गुंडों की तरह बिहेव कर जाएंगे। आगे बात समझ में। ये समग्रह हैं, जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, बस इनको आपको बेनिफिट पहुंचाने की कोई लालसा नहीं है। तो यहाँ पर रत्न सोच समझ के धारण करना चाहिए, करा जा सकता है। विचार करें, ज्योतिष से परामर्श करें, तब धारण करें, ठीक है। ऐसे धारण ना कर लें आंख बंद करके।
सिंह लगन के अंदर और भी कारक ग्रह होते हैं, अगर शुक्र से अच्छा कोई और ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा तो उनका रत्न पहन लेना चाहिए, और गुरु और मंगल का खास तौर पे, और गुरु और मंगल की स्थिति के हिसाब से पहना जाएगा। और अगर गुरु और मंगल का पहना जा रहा है तो शुक्र का वैसे भी नहीं पहन सकते, या तो शुक्र का पहनोगे या इन दोनों का पहनोगे, तो इसीलिए 100 बार सोच समझ के इनका रत्न पहनना चाहिए। सूर्य का रत्न पहनोगे तो भी शुक्र का नहीं पहन सकते, इसलिए 100 बार सोच समझ के इस लगन कुंडली में इनका रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शुक्र का रत्न धारण कर लिया तो ना आप सूर्य का, ना पंचमेश गुरु का, और ना भाग्येश मंगल का रत्न पहन पाएंगे। कन्या लगन के अंदर क्या मालव्य योग बनता है? फिर वही बात, ये सप्तम में उच्च के होते हैं, जरा भी अफ्लिक्शन हुई, नीच ग्रह की दृष्टि पड़ी, कहीं कोई ग्रह की किसी की दृष्टि पड़ी, कोई शनि, राहु, केतु या मंगल की या सूर्य की भी इनफैक्ट दृष्टि पड़ी, तो ये अफ्लिक्शन के अंदर आ जाएंगे, सप्तम स्थान का नुकसान कर देंगे, आदमी को अत्यधिक कामी बना देंगे, आदमी विपरीत सेक्स के पीछे ही भागता रहता है या उसका गुलाम बन जाता है। जिसे कहते हैं ना कि इस बंदे ने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली उस लड़की के पीछे, ये वो वाली सिचुएशन बनवा सकते हैं बहुत आसानी से। जरा से अफ्लिक्शन हुए, अफेयर्स करवा दें, आदमी की शादीशुदा ज़िंदगी, इतनी अच्छी बीवी मिली होती है फिर भी ख़राब कर लेता आदमी, क्यों? अफ्लिक्शंस हैं। तो ऐसे शुक्र का रत्न बहुत सोच समझ के पहनना है। हाँ, क्या इस कन्या लगन में शुक्र का मालव्य योग एप्लीकेबल होता है? जी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, मालव्य योग बनता है यहाँ पे, बिल्कुल बनता है। लेकिन क्या रत्न डायरेक्टली ऐसे ही पहन ले? अब जो बैठा है ग्रह उसे तो हटा नहीं सकते, लेकिन रत्न विचार विमर्श के बाद ही पहनना चाहिए। अगर कोई बुराई या कोई पाप कर्तरी नहीं है तो ही पहनना चाहिए। पाप कर्तरी योग मैं बहुत बोल रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ। पाप कर्तरी योग होता है कि कोई भी ग्रह है उसके दोनों तरफ दो क्रूर, शनि, राहु या केतु, सिर्फ इन 3 ग्रह को मानिए आप कि वो इसके दोनों साइड आ जाएं। जैसे इधर शनि आ जाए तो इधर राहु आ जाए, ठीक है, तो ये पाप कर्तरी हो जाएगा। ये शुक्र क्या हो जाएगा? दोनों साइड पापी ग्रह बैठने की वजह से पाप कर्तरी एक तरीके से बीच में फंस जाएगा इसके, तो ये अपने परिणाम जो है इसमें गड़बड़ आ जाएगी, इसके परिणाम में कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी। ये दोनों गुंडे साइड में बैठ के इसको उकसाते रहेंगे, ये काम करना, ये अरे देखना कितनी सुंदर लड़की जा रही है, देख देखते को लाइन दे रही है, तो उसको बिगाड़ देंगे वो। आगे बात समझ में। इसके जो अच्छे प्रभाव हैं, अगर ये अच्छा हो शुक्र, तो आदमी कामुक नहीं होता, उसको स्त्री अच्छी मिलती है, लेकिन वो एक से ही स्त्री से संतुष्ट रहता है, उसका जीवन बड़ा अच्छा चलता है, पर स्त्री कामी नहीं बनता, एक ही स्त्री के साथ बड़े अच्छे जीवन को व्यतीत करता है। एक बार में एक स्त्री के साथ रहता है, ये कह सकता हूँ मैं। स्त्रियाँ तो रहेंगी उसके जीवन में, लेकिन एक बार में वो एक स्त्री के प्रति वफादार रहेगा। लेकिन अगर वो पीड़ित हुआ तो भैया वो अफेयर चलवा दे, गलत स्त्रियों के चंगुल में पड़वा दे, नुकसान करवा दे, इस तरीके से खास करके स्त्रियों से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पाप करते। अगर मान लीजिए यहाँ शनि है, यहाँ राहु है और यहाँ पर चंद्रमा भी बैठ जाए तो ये पाप कर्तरी योग नहीं होगा। ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, देख लेना। वो आपको 2 क्रूर ग्रह, कोई ये नहीं बताएगा कि एक भी शुभ ग्रह इसमें आ गया। 2 क्रूर ग्रह का मतलब है दोनों साइड 2 क्रूर ग्रह ही होने चाहिए, शनि, राहु और केतु। अगर कोई और ग्रह जैसे कि चंद्रमा, बुध, कोई और ग्रह इसके साथ आ गया, चंद्रमा, शुक्र तो आ ही चुके हैं, चंद्रमा, गुरु और बुध, कोई भी 3 ग्रहों में से और इन दोनों साइड आ गया इनके साथ, तो फिर ये एप्लीकेबल, ये पाप कर्तरी योग नहीं एप्लीकेबल होगा 100%। इसका बहुत असर कम हो जाएगा, इसको पाप कर्तरी योग में गिनो ही मत, तो ही बढ़िया है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अगली तरफ, तुला लगन के अंदर। तुला लगन के अंदर अच्छा, जब इतनी बात हो ही गई है तो अब फिर शुभ कर्तरी की भी बात कर लेते हैं। तो शुभ कर्तरी ये होता है कि शुक्र के दोनों साइड अच्छे ग्रह आ जाएं, जैसे इधर बुध आ जाए और इधर चंद्र या गुरु आ जाए, ठीक है, या कोई भी इन दोनों में से कोई भी, इधर बुध, चंद्र या गुरु कोई भी आ जाए, यूं कह लो आप, और इधर भी गुरु, चंद्र या बुध, ये तीनों ग्रह में से कोई भी आ जाए। तो इनमें से एक एक ग्रह हो या 2 अच्छे ग्रह भी हो सकते हैं एक घर में और तीसरा दूसरे में होना चाहिए, तो ये शुभ कर्तरी योग बन जाएगा। आगे बात चल जाए। अब अगर मान लो यहाँ पे एक बुध बैठे हो, यहाँ शनि भी बैठ जाए, तो ये शुभ कर्तरी योग नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर चंद्रमा के बैठने से पाप कर्तरी खत्म हो जाता है, वैसे दोनों साइड सिर्फ बेनिफिक ही होने चाहिए। अगर एक साइड भी एक शनि या कोई राहु एक साइड आ गया तो भैया, या केतु आ गया तो फिर खत्म है, फिर ये शुभ कर्तरी नहीं है। शुभ कर्तरी के लिए दोनों साइड सिर्फ शुभ, पाप कर्तरी के लिए दोनों साइड सिर्फ पाप ग्रह।
समझ में आ गई। उसमें ये नहीं कहा कि पाप शुभ और पाप कर्तरी, नहीं, पाप कर्तरी का मतलब दोनों साइड पापी ग्रह, शुभ कर्तरी के लिए दोनों साइड शुभ ग्रह। पाप ग्रह बीच में आ गया तो ये शुभ कर्तरी योग पूरी तरीके से कार्यगर नहीं रहेगा। अब फिर इसे माने ही क्यों, या तो पूरा मानो तो मानो, मत मानो तो मत मानो। अब इसके बाद आता है कन्या के बाद आता है तुला लगन। तुला लगन के अंदर शुक्र अगर लगन के अंदर ही बैठे हों तो लगन और अष्टम यानी आयु का भाव के स्वामी होकर लगन में बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे, आयु लंबी कर देंगे, पर्सनैलिटी जोरदार कर देंगे, शादी के घर से बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। और ऐसे व्यक्ति की जिंदगी के अंदर मालव्य योग पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। लग्नेश ही स्वराशि के लगन में ही हो गए केंद्र त्रिकोण के अंदर, तो मालव्य योग एप्लीकेबल होगा। रत्न पहन सकते हैं जी, बिल्कुल 100% पहनना ही चाहिए। आपको लगे कोई कहे कि जी पूरे 15 डिग्री के शुक्र हैं, पूरे जवान हैं, कोई जरूरत नहीं रत्न पहन की, तो भी पहन लो, बुराई क्या है भाई। करोड़ों रुपए का तो रत्न है नहीं, शुक्र का रत्न बहुत सस्ता रत्न है, ठीक है। और मान लो अगर ये तुम्हें लाखों रुपए दे रहे हैं तो अगर महीने के 500 रुपये भी ज़्यादा देने शुरू कर दिए तो आपकी अंगूठी है कितने की भाई। और ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ आपके डाउट को क्लियर करिए। अगर वो लाखों दे रहा है ऑलरेडी तो करोड़ों में बात करिए, ठीक है। बहुत प्रभाव बढ़ा सकते हैं। मान लो 20-25 हज़ार रुपये महीने का भी प्रभाव बढ़ गया तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तो पूरी लाइफ कमाओगे, लाखों रुपए का अंतर पड़ेगा, लाखों का करोड़ों का अंतर पड़ेगा। वृश्चिक लगन की बात करी जाए, वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र अगर सप्तम स्थान के अंदर बैठे हो तो मालव्य योग बना सकते हैं क्या जी, बिल्कुल नहीं बना सकते। अपनी वृष राशि में बैठकर भी मालव्य योग नहीं बना सकते, रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, शादी के घर से अच्छा परिणाम दे सकते हैं, अफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए भाई। अफ्लिक्टेड हुए तो बहुत बुरा परिणाम देंगे। याद रखना, ये जो मेजर जनरल, ये जो आर्मी वार्मी के लोग होते हैं ना, इनकी कमजोरी ही औरत होती है। इनके अंदर ये एक समझ ले, इनकी इनको जो मारने के अंदर, इनको वैसे तो जल्दी से जीता नहीं आ सकता, ताकत इनके अंदर बहुत होती है, इनको हनी ट्रैप के द्वारा ही जीता जा सकता है। इस शुक्र इनकी कुंडली में मारक होते हैं, ये मंगल की कुंडली है। आगे बात समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर समझदार हो तो समझ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कि अगर जरा से भी शुक्र पीड़ित हो तो वो स्त्री लंपट होकर स्त्री के द्वारा बहुत जल्दी मुसीबत में फंस सकता है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, आर्मी में लगा हुआ है, स्त्री हनी ट्रैप में फंस सकता है, बहुत मुसीबतें झेल सकता है। शुक्र की कंडीशन से ही देखा जाता है। और ख़ास तौर पे वृश्चिक लगन या मेष लगन की कुंडली के अंदर शुक्र मारक होते हैं, गलत अफ्लिक्शन में आके बंदे को बहुत नुकसान कराते हैं, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, कोर्ट मार्शल बेइज्जती सहनी पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो अपनी घर के भी बैठे हैं तो शादी के योग से बेनिफिट मिलेगा, बाकी जहाँ देखेंगे वहाँ नुकसान करेंगे। तो और वो भी अगर अफ्लिक्शन हुआ तो शादी के घर से भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, इधर उधर और लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट आएगा और वो उस सिचुएशन में वो मिला भी देते हैं उस सिचुएशन को। यानी कि ऐसी स्त्रियां आपके पास पहुंच जाएंगी जो आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगी और आपका दुरुपयोग करना चाहेंगी, आपकी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहेंगी, आपके जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसका दुरुपयोग करना चाहेंगी, आपके पैसे का दुरुपयोग करना चाहेंगी। और ऐसी औरतों को जब फिर वो आप देखेंगे कि ये तो चालाक औरत है, आपसे बेनिफिट उठा रही है, तो आप उसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, वो आपको ब्लैकमेल करेगी, प्रॉब्लम्स में डालेगी। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र हमेशा मारक ग्रह होते हैं। खून में उबाल बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, आदमी के अंदर काम इच्छा बहुत अधिक हो सकती है, जरा सा भी अफ्लिक्शन हो तो बहुत नुकसान हो सकता है। वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन की बात करी जाएगी। धनु लगन के अंदर शुक्र एक मारक ग्रह होते हैं, मालव्य योग बनता ही नहीं है, चाहे उच्च के हो जाएं, मालव्य योग नहीं बनेगा। हाँ, मालव्य योग बनेगा तो कुछ बेनिफिट वो जहाँ उच्च के हुए हैं चतुर्थ स्थान के अंदर, जहाँ पर एक तरीके से चतुर्थ के अंदर उन्हें दिग्बली भी कहा जाता है, तो वो थोड़े बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा कोई खास यहाँ फ़ायदा नहीं मिलता। बुरे घरों के मालिक होते हैं, नुकसान ज़्यादा मिलते हैं। मालव्य योग पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं रहता, रतन तो पहन ही नहीं सकते। मकर लगन की कुंडली के अंदर सबसे टॉप क्लास का मालव्य योग बनता है, इससे भी बढ़िया बनता है एक जगह देखेंगे, शायद कुंभ लगन की कुंडली में बनता है। मकर और कुंभ लगन की कुंडली में टॉप क्लास के मालव्य योग बनते हैं। ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर केंद्र के अंदर दशम स्थान जहाँ 7 नंबर लिखा है तुला राशि, वहाँ पे शुक्र स्वराशि के होंगे
तो बुद्धि भी बहुत तीव्र होगी व्यक्ति की, संतान से सुख मिलेगा, पंचम स्थान से पेट से सुख मिलेगा, अनवांटेड अनप्रिडिक्टेबल गेंस में बेनिफिट मिलेगा। जुआ सट्टा लॉटरी, देखो जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी चाहिए। इसका मतलब ये है अचानक से पैसा कहीं से आ जाए, जैसे शेयर से या म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा। अच्छा, मैं तो उसी पैसे की बात करूंगा जो जिसकी कोई तरीके से फिर भी कोई श्योरिटी है। आप जुआ सट्टा लॉटरी कभी मत खेलिएगा, चाहे कहीं भी बैठे हो, कोई भी ग्रह, कोई भी आपको पंडित ज्योतिषी कितना भी बोले, क्योंकि ग्रह दशाएं बदलती रहती हैं। आपने शुक्र की दशा में खेला, 2 पैसे कमा भी लिए, पता चला शुक्र की दशा खत्म हो गई, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, शुक्र की दशा बदल गई, कोई और ग्रह की दशा आ गई, वो बहुत बली हो गया, कहीं गलत जगह बैठा, नुकसान भी करा सकता है। तो इसीलिए श्योरिटी के पैसे की बात करनी चाहिए। जुआ सट्टा लॉटरी हमेशा नुकसान की, जुआ हमेशा नुकसान का ही कारक है। कभी जुआ सिर्फ खिलाने वाले को फ़ायदा होता है, खेलने वाले को कभी फ़ायदा नहीं होता। महाभारत भरी पड़ी है इसके एग्जाम्पल से। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके समझाया लोगों को, ये जुआ द्योत नुकसान का कारण बनता है। मल्लव योग बनेगा, हाँ जी, दशम स्थान से बहुत सुख मिलेगा, कामकाज अधिकार क्षेत्र से बहुत सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान आज्ञाकारी होगी, पेट से अच्छा आदमी स्वस्थ रहेगा, उसको बुद्धि अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, कठिनाइयों के साथ ही सही सुख में वृद्धि कर लेगा। रत्न पहन सकते हैं, 100% पहनना ही चाहिए, ठीक है। मकर के बाद आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन के अंदर अगर यहाँ पर दशम के अंदर शुक्र अगर अफ्लिक्टेड भी हो रहे हो ना, तो भी बुरा प्रभाव नहीं देते। सिर्फ सप्तम में अफ्लिक्टेड हो जाए तो ज़्यादा सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है। 10वें में, लगन में और कहीं पे अफ्लिक्ट भी हो रखे उतना बुरा नहीं करते। सप्तम में होकर अफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए शुक्र, बस एक ध्यान रखना ये। फिर कुंभ लगन के अंदर शुक्र अगर भाग्य के मालिक होते हैं और चतुर्थ स्थान सुख के और भाग्य के मालिक, कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हुए कुंडली के, और वो अगर केंद्र में ही चतुर्थ स्थान के अंदर जहां पर वो क्या हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ, कुंभ लगन के अंदर कुंडली के अंदर सर्वश्रेष्ठ मालव्य योग बनता है। यहाँ दिग्बली भी हो जाते हैं और यहाँ पर स्वराशि के भी हो जाएंगे। ये बनेगा टॉप क्लास का, दोनों में ही बनेगा, कुंभ में और मकर में, दोनों में बनेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र को एक एक्स्ट्रा बल मिलता है चतुर्थ स्थान में बैठे होने का। तो शुक्र यहाँ पर मालव्य योग बहुत जोरदार किस्म का मालव्य योग बनाएंगे। आदमी की बचपन से ही पैदाइशी ऐसे ही, वो नॉर्मल घर में पैदा ही नहीं होता बॉस, अगर उसकी शुक्र की जरा भी अंतरदशा भी रही हो ना पैदा होते टाइम, ऐसे व्यक्ति की जहाँ पे शुक्र हो, उसी घर में जन्म लेगा जहाँ गाड़ी, अच्छा घर, बड़ा बेहतरीन घर, नौकर चाकर, पहले से ही घर में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, ऐसे बढ़िया टॉप क्लास घर में जन्म लेता, वो नॉर्मल घर में जन्म नहीं लेता ऐसा व्यक्ति। और अगर वो बाई चांस इसकी दशा नहीं है और वो किसी और ग्रह की दशा है और वो ऐसे शुक्र बैठे हैं और मालव्य योग बन रहा है, एप्लिकेशन नहीं है और वो पैदा भी हो गया है, तो उस बच्चे के पैदा होते ही इन सब चीज़ों का इंतजाम होना शुरू हो जाता है। उसके लिए घर में सब सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, आपका बच्चा तक आपके भाग्य को बदल सकता है। आप देखेंगे आगे मालव्य योग बनता है, बिल्कुल बनता है। रत्न पहन सकते हैं, 100% पहनिए, जरूर पहनिए भाई। अब देखते हैं, अगर पीड़ित हैं तो भी पहन लीजिए। यहाँ पर सप्तम में पीड़ित नहीं होने चाहिए, बाकी लगन में, चतुर्थ में या दशम में थोड़े से पीड़ित भी हो तो भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन के अंदर देखेंगे, मीन लगन के अंदर मालव्य योग बनता ही नहीं है। यहाँ तो किसी भी कंडीशन में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे लगन में बैठेंगे अष्टमेश है उतना ही नुकसान करेंगे। रत्न सपने में भी मत सोचना, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको सबके अंदर सब कुछ समझाया कि कब क्या कैसे। अब देखते हैं कि भंग कब होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भंग है उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो ज़रा ये भंग देख लेते हैं कब कब होता है। पहली कंडीशन है कि शुक्र जो है वो सूर्य या चंद्र के साथ या दोनों के साथ, अकेले सूर्य के साथ हो या अकेले चंद्र के साथ हो, या सूर्य और चंद्र और शुक्र तीनों हो जाए, तो ऐसी स्थिति में शुक्र नहीं होना चाहिए, के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये भंग हो जाएगा। भंग का मतलब है बहुत कम असर हो जाएगा, ये समझ लो निष्क्रिय हो जाएगा। सूर्य चंद्र कमजोर हो अगर कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो, उनके अंदर बल ना हो, निर्बल हो जाएं, चंद्रमा क्षीण हो जाएं, सूर्य नीच के हो जाएं, कुछ अफ्लिक्शंस आ जाएं, 6 8 12 में चले जाएं, दोनों ही खासतौर पे अगर कमज़ोर हो जाएं,
तो शुक्र का मालव्य योग का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सूर्य आत्मा है, आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर है। चंद्रमा हमारा मन है, मन कमज़ोर है, आत्मविश्वास है नहीं, कितने भी राजयोग बने कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरे नंबर पे अगर गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी, या दोनों की युति हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए, तो भी ये योग भंग हो जाता है जी। यस, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु के ऊपर शनि, गुरु को शनि देख लें। शनि क्या है? विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये संन्यास के भी ग्रह हैं। ये आदमी को, अब ये गुरु को देखेंगे तो गुरु क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान को किस तरफ मोड़ देंगे? संन्यास की तरफ मोड़ देंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है इस संसारिक सुखों को देने वाले। अब आदमी संन्यास की तरफ जाए, संसारिक सुखों की तरफ जाए, उसका मन डोलता रहता है। मन डामाडोल नहीं होना चाहिए। अगर आपको संसार के सुख चाहिए तो संसार के सुख प्राप्त करो, संन्यास चाहिए तो सब कुछ छोड़ो, चटाई बगल में दबाओ और हिमालय में जाके तपस्या करो। एक दिन संसार का सुख, एक दिन नहीं, एक दिन हाँ, एक दिन नहीं, ना ये मिलेगा, ना वो मिलेगी, ना माया मिलेगी, ना राम मिलेंगे, कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति न भगवान को प्राप्त कर पाएगा, ना माया को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति का मालव्य योग भंग हो जाता है। जी हाँ, मैं पंडित केशव शर्मा आपको मालव्य योग अब समझा चुका हूँ। अगर आपकी कोई ऐसी कुंडली है जिसके अंदर मैंने कहा है कि डाउटफुल रहता है, विचार परामर्श की ज़रूरत है, जैसे कि सिंह, कन्या, ठीक है, और कर्क लगन, या फिर जहाँ पर शुक्र सप्तम में, जैसे कि ये किसी और कुंडली के अंदर सप्तम के अंदर अगर आकर वो मालव्य योग बना रहे हैं, तो बिना विचार परामर्श के भैया रतन वतन धारण मत कर लेना, बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। खामखा के ये जो अफेयर्स वगैरह होते हैं ना बॉस, ये कोई आप सोचते हो कि बड़ा मज़ा आता है, ये मज़े वजे की चीज़ें नहीं होती। इससे आदमी, एक आम साधारण आदमी सोचता है ना कि देखो ये अफेयर कर रहा है, कितने इंजॉय कुछ नहीं होता। ये आदमी की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं, ज़िंदगी नरक हो जाती है। और जब ये जवानी ढलती है ना, तब आदमी को पता चलता है कि कितनी नुकसान में गया है वो। लाखों रुपए उसके ऐसे ही इन सब चीज़ों को कवर अप करने में खर्च हो गए, ठीक है। तो ऐसी किसी, अगर आपके किसी की व्यक्ति की कुंडली के अंदर ऐसे कोई अफ्लिक्शन में है, शुक्र सप्तम में बैठ के, तो बेनिफिट मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो भी उसके अंदर सावधान हो जाइए। अफेयर होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अफ्लिक्शन है तो ज़रूर हो जाएगा, गलत जगह पर ज़रूर बहकेगा ज़रूर आदमी। अगर उसको सही तरीके से संभाला ना गया तो नुकसान होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे से हस्तरेखा एवं कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, मेरे से हस्तलिखित कुंडली बनवा सकते हैं, मुझसे अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप करें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपने जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समाधान दे सकूं। कोई विशेष कुंडली पर वीडियो भी बना सकता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।